हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने टू डायमेंशन में वेक्टर को रिजॉल्व करना देखा कि कोई वेक्टर था अगर एक्स वाई प्लेन में तो उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। फिर उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, है ना। हमने एंगल के हिसाब से ब्रेक किया। फिर हमने देखा कि अगर किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट दिए हुए हों तो उस वेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उस वेक्टर का प्रॉपर मैग्नीट्यूड कितना होगा और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अच्छा, अगर एक बार हमें ये पता चल गया कि एक्स एक्सिस के साथ कोई वेक्टर कितना एंगल बना रहा है तो हम ये भी बता सकते हैं कि वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा या माइनस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा, हम ये भी बता सकते हैं। हम सबसे पहले 3D को वेक्टर को एक बार ब्रेक करना सीखें, फिर 2D और 3D को मिला करके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, है ना। 3D में एक बार अगर हम लोग वेक्टर कंपोनेंट ब्रेक करना कंपोनेंट्स इन 3D, मतलब तीनों डायमेंशन की जब हम बात करेंगे, क्योंकि एक वेक्टर के न जाने कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, किसी वेक्टर को कितने एडिशन के फॉर्म में, कितने टर्म्स में एडिशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो किसी वेक्टर के न जाने कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 आई कैप एक वेक्टर है, इसको आप आई कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप ऐसे लिख सकते हैं 10, तो 10 कंपोनेंट हो गए। अगर इसको आप 5 आई कैप प्लस 5 आई कैप लिख दोगे तो 2 कंपोनेंट हो गए। आप इसे आई बाई 10 आई बाई 10 आई बाई 10 100 टाइम लिख दो तो 100 कंपोनेंट हो गए। तो किसी भी वेक्टर के न जाने कितने कंपोनेंट हो सकते हैं। कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अनुसार हम एक बार 2 कंपोनेंट में बांटते हैं। अगर किसी प्लेन की बात करें, जैसे एक्स वाई प्लेन की हमने बात की, उसी तरीके से हम एक बार 3 कंपोनेंट में भी बांट सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड, है कि नहीं। तो 3D में क्या हम बांट के देखते हैं। मान लीजिए यह हमारा सिस्टम है एक्स वाई एंड जेड। आप अपने घर में जहाँ बैठे हैं वहाँ आप सोच सकते हैं कि आप अपने रूम में बैठे हैं, है ना। जैसे ये रूम है हमारा, ये वाला लाइन एक्स एक्सिस है, आगे की तरफ जो लाइन जा रहा है वो वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ जो लाइन जा रहा है वो जेड एक्सिस है ना, लाइन है। और मान लीजिए कोई वेक्टर है हमारा ऐसा, है ना, दिस इज अ वेक्टर ए। अब ये वेक्टर अलग एक वेक्टर है ना। मान लीजिए एक वेक्टर मैंने ले लिया, हमारे कॉर्नर से सामने वाली डायगोनल, जो सबसे बड़ी डायगोनल है क्यूबॉइड, क्योंकि वो जो होगा आपका, अगर ये 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 वॉल को मिला दिया जाए तो यू विल गेट ए क्यूबॉइड, आपको एक क्यूबॉइड मिलेगा। तो अगर नीचे वाले कॉर्नर से सामने वाले कॉर्नर को मिला दिया जाए, जरा इमेजिन कीजिए, तो ये अगर इसे आप एक वेक्टर का दर्जा दे देते हो तो ये वेक्टर आपके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल्स बना रहा होगा, है ना, कुछ एंगल्स बना रहा होगा। तो मान लो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है। यानी अल्फा, मैं लिख देता हूं अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस, बीटा एंगल विद वाई एक्सिस एंड गामा एंगल विद जेड एक्सिस। सपोज तो अगर ये अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ, गामा जेड एक्सिस के साथ एंगल है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है हमारा एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड, या आप कोऑर्डिनेट ना मानो तो भी आप लिख सकते हो। जैसे इस वेक्टर का कोऑर्डिनेट हम बाद में लिख करेंगे, जैसे इस वेक्टर को लिखना है हम क्या लिख सकते हैं। तो आप मान लो आप अपने घर की दीवार में ये पूरा का पूरा वहां तक जो पॉइंट है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा उस पॉइंट का, है ना। जैसे सपोज लेंथ, इस आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम के कॉर्नर पे आप ओरिजिन मान लो और लेंथ को आप एक्स कोऑर्डिनेट बोल दो, रूम के लेंथ को एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, ब्रेड्थ को वाई कोऑर्डिनेट और हाइट को क्या लिख सकते हो, जेड कोऑर्डिनेट लिख सकते हो,
है ना। तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो वेक्टर ए इक्वल टू लिख सकते हो ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। पता है क्यों लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में आपको जैसे एक वेक्टर सोचा आपने जिसका टेल कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, हेड कहाँ पे था, लेंथ पे, जहाँ पे लेंथ एंड कर रहा था, लेंथ का जो लास्ट पॉइंट था वहाँ था, वो एक्स वेक्टर। फिर एक दूसरा वेक्टर ए वाई वेक्टर जिसका टेल कहाँ पे है, तो ए एक्स के हेड पे है, तो ए एक्स के हेड पे ए वाई का टेल है। फिर ए वाई का हेड ब्रेस्ट तक गया, फिर वहाँ ए जेड है, ए जेड का टेल ए वाई के हेड से मिल रहा है, फिर वो ए वाई कहाँ पहुँच गया, तो हमारे ओरिजिनल वेक्टर के कहाँ पे पहुँच गया, हेड पे पहुँच गया। तो मैं यहाँ पे चूंकि 3 वेक्टर मिले मेरे पास ए एक्स ए वाई और ए जेड, ए एक्स का हेड ए वाई के टेल से मिल रहा है, ए वाई का हेड ए जेड के टेल से मिल रहा है, और ए जेड का हेड ऊपर चला गया। तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो इन तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिलाने वाला वेक्टर, लास्ट के हेड को मिलाने वाला वेक्टर। तो मैं वेक्टर ए जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर है जो कि क्यूबॉइड का डायगोनल है ना, इस डायगोनल वाले वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड। और यही ए एक्स हमारे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहलाएगा, ए वाई हमारे वेक्टर का वाई कंपोनेंट कहलाएगा, और ए जेड हमारे वेक्टर का जेड कंपोनेंट कहलाएगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम लोग आई और जे करते हैं, इधर हमारा आई होता है, वाई के वाले यूनिट वेक्टर को जे करते हैं, और जेड वाले यूनिट वेक्टर को हम लोग के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट। यानी हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, एक्स उसका मैग्नीट्यूड है और वेक्टर बनाने के लिए हमने आई लगा लिया, प्लस ए वाई को क्या लिख सकते हैं, ए वाई वेक्टर ए वाई जे कैप लिख सकते हैं, किसी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। उसी तरीके से ए जेड उसका मैग्नीट्यूड इनटू के कैप लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस के जेड, ठीक है ना। यहाँ से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का मतलब ए सिंपल ए क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो, अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। किसी क्यूबॉइड का डायगोनल क्या हो जाता है, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर का सम का अंडर रूट, आपने पढ़ा होगा क्यूबॉइड का डायगोनल, है ना। आपने ये फिगर को देखा होगा, ये आपका क्यूबॉइड है, इसलिए क्यूबॉइड इसका ये डायगोनल कितना होगा, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और ये डायगोनल है डी का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। तो डी क्या होगा, डी हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। और यहाँ एल का काम कौन कर रहा है, ए एक्स, बी का काम कौन कर रहा है, ए वाई, एच का काम कौन कर रहा है, ए जेड, है ना। तो उसी तरीके से मॉडल को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोले तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मेशन है वेक्टर का। अगर किसी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, रूट लगा देंगे, है ना। और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब आई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहे, जे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहे, ए पॉजिटिव, जब हम स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव भी हो जाता है कि नहीं। तो किसी वेक्टर के तीन कंपोनेंट होंगे। अच्छा, अब बात आती है कि एंगल अल्फा बीटा और गामा का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंगल अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे ये एंगल अल्फा है और ये वेक्टर ए है, इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए cos अल्फा, है ना। तो हम जानते हैं कि अगर किसी एक्सिस के साथ कोई वेक्टर अल्फा एंगल बनाता है, उसका ये ए है, इसका कंपोनेंट क्या होता है, ए cos अल्फा। उसी तरीके से वाई एक्सिस के साथ आपका एंगल कितना बनता है, बीटा, इधर की तरफ आपका ए वाई क्या होता है, ए cos बीटा, क्योंकि हर एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल अगर बनता है। जैसे देखो याद रखो 2D में क्या था, ये x था, ये y था, तो a का कंपोनेंट x के अलावा a cos थीटा दिया था, और जब ये अल्फा था तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, कितना था हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो आप उसी तरीके से y के अलावा क्या कंपोनेंट ले सकते थे, a cos 90 माइनस अल्फा, तो a sin अल्फा आ जाता, जो कि आता था पहले a sin थीटा। तो कोई वेक्टर 2D में होता था और x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता था, तो उसका x कंपोनेंट a cos थीटा होता था,
और y कंपोनेंट a sin थीटा होता था। तो ये a sin थीटा क्यों होता था? क्योंकि जब वो x एक्सिस से थीटा बनाता था ना तो y से 90 माइनस थीटा बनाता था। तो लेते हम cos ही है, a cos थीटा है, a cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, ठीक है ना? वही चीज है। ये जो वेक्टर है ना ये x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा 90 नहीं करेंगे, वो तो 2D में होता है। जब xy प्लेन प्रॉपर है तो जैसे कि x है ये y है और xy प्लेन का वेक्टर है, ये अगर 30 होगा तो ये 60 होगा, सही बात है। क्योंकि यहाँ पे z एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बनाता था 90, z एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, क्योंकि z एक्सिस बाहर की तरफ है, ये एंगल कितना हो जाएगा 90। ये 2D की बात है। 3D में जब बात करेंगे ना तो अल्फा बीटा और गामा में एक अलग रिलेशन आएगा जो भी आने वाला है, ठीक है ना? यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 90 चाहे अल्फा प्लस गामा 90 करना गलत हो जाएगा। आप इमेजिन भी कर सकते हैं, है ना? आपको मैं और इमेजिन करवाऊंगा जूम सेशन में, ठीक है ना? या आप ऑफलाइन आओगे, हालांकि आप इमेजिन कर सकते हो कि किसी क्यूबॉइड का डायगोनल आपके कॉर्नर के साथ अल्फा एंगल बनाता है, तो क्या दूसरे कॉर्नर के साथ अल्फा 90 माइनस अल्फा बना सकता है क्या? क्योंकि क्यूबॉइड तो एक अलग ही प्लेन में जा रहा है, वो ना ही xy प्लेन में है, ना ही yz प्लेन में है, ना ही zx प्लेन में है, वो तो एक अलग ही प्लेन में जा रहा है, तो ध्यान रखिए, है ना? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं कि अगर x की बात करें, यहाँ x की बात करें, x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा a का cos a cos a y कितना हो जाएगा? a y हो जाएगा a cos बीटा, क्योंकि हमें इस वेक्टर का सारे एक्सिस के साथ एंगल होता है। a cos अल्फा a cos बीटा और a j कितना हो जाएगा? a cos गामा a cos अल्फा अलग a cos बीटा a y हो जाएगा, a j a cos गामा हो जाएगा। तो मैं इस वेक्टर को वेक्टर a को अब क्या लिख सकते हैं? इस वेक्टर को आप रिअलाइज करके लिख सकते हैं, या वेक्टर a लिख सकते हो ax यानी a cos अल्फा i कैप प्लस a y को क्या लिख सकते हो? a cos बीटा j कैप प्लस a j को क्या लिख सकते हो? a cos गामा, है कि नहीं? अगर बिना फिर फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? a cos अल्फा i प्लस a cos बीटा j कैप a cos गामा k कैप, अगर के आ गया हम लोग फर्दर लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि a जो होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस bj स्क्वायर होता है, तो इसमें दोनों तरफ स्क्वायर करके यहाँ से तो वेक्टर a का स्क्वायर हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा? x कितना आएगा? a cos अल्फा यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस ay कितना था? a cos बीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। फिर a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा एंड दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा? सो एक रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा एंड दैट इज इक्वल टू 1। इसके लिए फेमस है, मतलब 3D में कोई वेक्टर हो x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ है गामा एंगल बनाता हो, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा तीनों का सम 1 होता है। मतलब 3D में इस रिलेशन को यूज करते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, है ना? इस cos अल्फा cos बीटा cos गामा ये जो है ना इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। ये अभी जानने की जरूरत नहीं है, जो मैथ्स वाले लोग हैं वो 3D जब पढ़ेंगे ना 3D एंड ज्योमेट्री 3D एंड वेक्टर, एक मैथ्स में भी एक चैप्टर आएगा 12th में, जो जेईई मेन वाले लोग हैं वहाँ cos अल्फा के बारे में पढ़ेंगे। इट इज डायरेक्शन कोसाइन, मतलब डायरेक्शन की तरफ की बात करें। अच्छा इनके वेक्टर की तरफ कल हम लोगों ने एक चीज देखा था कि अगर इस वेक्टर के अलावा जो वेक्टर a है, जो वेक्टर a है इसके अलावा यूनिक वेक्टर निकालना है, इस वेक्टर के अलावा एक यूनिक वेक्टर निकालना है, क्या कैसे लिखेंगे? कल बात हुई थी, कल नहीं बहुत पहले से हमारी बात हो रही है कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं,
तो हम लोगों को एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। यानी अगर इस वेक्टर ए को मॉड ए से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए हमारा क्या है, वेक्टर ए बेसिकली है, वेक्टर ए था हमारा एक्स आई कैप, ए cos अल्फा आई कैप प्लस ए cos बीटा जे कैप प्लस ए cos गामा के कैप, ये वेक्टर ए है। और बाई मॉड ए कितना है, मॉड ए हमारा है, अभी हम लोगों ने देखा था मॉड ए कितना था, अंडर रूट मॉड ए हो जाएगा ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर cos स्क्वायर गामा का अंडर रूट। तो दिस इज द, अब इसे फिर फर्दर अगर सॉल्व करो, ये ना ये क्या है यूनिट वेक्टर लो, फिर इसे क्या लिख सकते हो, इसे यहाँ क्या लिख सकते हो, a cos अल्फा आई कैप प्लस a cos बीटा जे कैप, या a कॉमन ले लो आप सबसे अच्छा, cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप, और मॉड a क्या हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा है वो 1 होता है, हमने देखा तो अंडर रूट a स्क्वायर, यानी मॉड a को सिंपल a लिख सकते हैं, a कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। यानी अगर कोई वेक्टर 3D में हो और x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता हो तो cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप क्या होता है, ये हमारा यूनिट वेक्टर होता है, ये हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। इधर की तरफ तो हमारे प्रॉपर वेक्टर की तरफ, हमारे प्रॉपर वेक्टर की तरफ। तो 3D में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ऐसे ही लिख करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है if a vector makes an angle alpha beta and gamma with x y and z axis, if a vector makes an angle alpha beta and gamma with x y and z axis, then what is the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma। तो अभी एक रिजल्ट यूज किया हम लोगों ने कि एक वेक्टर अगर अल्फा बीटा एंड गामा बनाता है x y और z एक्सिस, तो एक रिजल्ट है दोनों दोनों जो हम लोगों ने देखा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, देखा ये हम लोगों ने। तो हमें क्या निकालना है, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। तो देखो कैसे करेंगे, इस cos स्क्वायर अल्फा को हम 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, है ना, प्लस cos स्क्वायर बीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। उसी तरीके से cos स्क्वायर गामा को हम 1 माइनस sin स्क्वायर गामा भी लिख सकते हैं। और ये 1 1 1 1 3 3 माइनस कॉमन ले लो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये माइनस इधर जाएगा तो 1 इधर है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा। मतलब अगर कोई एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा एंगल बनाता है x y और z एक्सिस के साथ, तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा का वैल्यू 2 आएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 आएगा, लेकिन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा क्या आएगा 1। उसी तरीके से एक और फेमस क्वेश्चन है जो हम लोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में बोल रहा हूं if a vector makes equal angles with x, y and z axis, then what is that angle। मतलब अगर कोई वेक्टर हो और वो x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस तीनों एक्सिस से सेम एंगल बनाता है तो वो एंगल कितना होगा, बहुत सिंपल है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा दे दिया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा दे दिया। तो हम क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा देंगे और हम जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो बीटा को और गामा को दोनों को अल्फा लेंगे, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, सो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3। हमने केवल पॉजिटिव वैल्यू लिया, हालांकि प्लस माइनस 1/√3 भी लिख सकते हैं,
सकता है कम है, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू। सो वो एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा cos इनवर्स। तो किसी वेक्टर के 3 कंपोनेंट हो जाएंगे तो अब आप सब कुछ समझ जाएंगे, है ना। आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, तो अभी आपने देखा कि एक्स कितना था, अगर किसी वेक्टर का एक्स ए वाई ए जेड 3 कंपोनेंट है तो वो वेक्टर ए इक्वल टू क्या है, जैसे एक्स आई है, ए वाई जे है और ए जेड ठीक है ये है, और यही एक्स क्या है, ए कॉस अल्फा है, ये ए वाई क्या है, ए कॉस बीटा है, ये ए जेड क्या है, ए कॉस गामा है। ये चीजें आपने देखी। तो मान लो एक्स जो है, एक्स अगर ए कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा आ जाएगा यहाँ से एक्स बाई ए वाई अगर ए कॉस बीटा है तो कॉस बीटा आ जाएगा एक्स बाई ए वाई बाई ए जेड अगर ए कॉस गामा है तो कॉस गामा आ जाएगा ए जेड बाई, मतलब के के साथ जो है वो ए जेड है, जे के साथ ए वाई है, आई के साथ एक्स है, ये समझाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है 3i प्लस 4j कैप, कोई वेक्टर ए है मान लो 3i प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, मान लीजिए कोई वेक्टर है 3i प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ये कोई वेक्टर है और मैं कहूं कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद एक्स एक्सिस, यानी cos अल्फा, अल्फा पूछा है तो अगर हम cos अल्फा निकाल पाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही ना हमारा a हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a हो जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस az स्क्वायर 12 का स्क्वायर, फिर ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 144, है ना, ये हो जाएगा अंडर रूट 169 दैट इज 39 मैग्नीट्यूड आ गया। और हम जानते हैं हमें x एक्सिस के साथ कितना एंगल है ये निकालना है, तो cos अल्फा निकालना है। cos अल्फा क्या होता है, cos अल्फा होता है ax बाई a, ax यानी x कंपोनेंट, x कंपोनेंट का मतलब जो i के साथ है यानी 3, और बाई a क्या है, पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी 30, ये x क्या आ जाएगा 3 बाई 30, cos अल्फा 3 बाई 30 आया, अल्फा क्या आ जाएगा cos इनवर्स 3 बाई 30। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में बीटा पूछ देता तो cos बीटा कैसे निकालना है, a वाई बाई ए वाई कितना 4 और a कितना 30, cos गामा कितना हो जाता है 12 बाई 30, ठीक है। cos अल्फा i के प्लस cos बीटा j के प्लस cos गामा k के क्या होता तो यूनिट वेक्टर हो जाता, किसके अराउंड, इस वेक्टर के अराउंड, है ना, यानी 3 बाई 30 i कैप 4 बाई 30 j कैप 12 बाई 30 k कैप कुड बी ए यूनिट वेक्टर अराउंड दिस वेक्टर। तो बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, यानी जिस तरीके से कल तक हम लोग आई जे में काम कर रहे थे, अब आई जे के सब आएंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो अब आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे की कोफिशिएंट का स्क्वायर, के की कोफिशिएंट का स्क्वायर को ऐड करके रूट लगा दोगे, वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ भी फंडा वही होगा, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है कि किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अगर किसी वेक्टर का एक्स वाई और जेड एक्सिस से एंगल पूछेगा, cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकाल दोगे। यहाँ अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ एक अलग टाइप का रिलेशन आता है डायरेक्शन कोसाइंस के फॉर्म में, यानी cos अल्फा cos बीटा cos गामा में रिलेशन आता है क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, ये हमेशा 1 होता है अगर कोई वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक वेक्टर x के साथ 45 एंगल बनाता है, y के साथ 30 बनाता है, तो वो z के साथ कितना बना रहा होगा, अल्फा दिया है बीटा दिया है गामा निकालना है, तो cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा ऐड करेंगे, 1 से इक्वेट करेंगे, अल्फा बीटा गिवन है गामा निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आपको दूसरा लेक्चर जाएगा, होप कि आप बहुत जल्द ऑफलाइन भी आएंगे, है ना। ग्रुप सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ऑलराइट।